रिया को गिरने से बचाते वक्त आकाश को पीठ पर चोट आई थी, लेकिन रिया के शरीर के स्पर्श ने आकाश की चोट के दर्द को गायब कर दिया था। इस वक्त रिया आकाश के इतने करीब थी कि आकाश रिया के बालों की खुशबू सूंघ सकता था। आकाश देख सकता था कि रिया की बाईं आंख पर एक छोटा सा तिल था, जो बहुत करीब से ही देखने पर नजर आता था। आकाश रिया की नाक के दोनों तरफ के कोनों को फड़कते हुए देख सकता था और आकाश रिया की तेज होती सांसों को महसूस कर सकता था। आकाश ने रिया की आंखों में देखकर मन ही मन कहा, रिया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे तुम में अब अपनी बटरफ्लाई नजर नहीं आती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। इससे पहले कि आकाश रिया को किस करके अपने प्यार का इजहार करता, रिया ने अपने हाथों से आकाश के होठों को रोक लिया और रिया असहज होकर खड़ी हो गई। रिया को असहज देख आकाश ने मन ही मन कहा, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, पर कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। काश ये रात ऐसी ही चलती रहे और इस रात की कभी भी सुबह ना हो। वही रिया ने आकाश से नजरें फेरे मन ही मन कहा, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती आकाश, फिर क्यों तुम बार बार मेरे करीब आ रहे हो? काश इस रात की जल्दी सुबह हो जाए। अगले दिन ओबरॉय मैंशन से आकाश और रिया कार से ऑफिस जा रहे थे। कार के शीशे से बाहर देखते हुए आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बटरफ्लाई हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। मैं इस बात को अब अपने अंदर दबाए नहीं रख सकता। वही रिया भी कार के शीशे से बाहर की तरफ देख रही थी। उसे बार बार आकाश की याद आ रही थी, जो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। रिया ने परेशानी के साथ मन ही मन कहा, अब मैं मिस्टर ओबरॉय के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती, मुझे ओबरॉय मैंशन से जल्दी जाना होगा। और फिर आकाश और रिया दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे से कहा, मुझे कुछ बात करनी है। आकाश ने रिया को प्रायोरिटी देते हुए कहा, बोलो रिया, क्या कहना चाहती हो? रिया ने परेशान होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब मैं यश का भरोसा जीत चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब यश को आपकी डिसेबिलिटी का झूठ बताने का वक्त आ चुका है। आकाश ने तुरंत रिया से कहा, रिया अभी नहीं, हफ्ते भर बाद यश का बर्थडे आने वाला है, तुम बर्थडे पर उसे ये बात बताकर सरप्राइज दोगी। ये सुनकर रिया मायूस हो गई। रिया की मायूसी को देखकर आकाश को लगा कि शायद रिया यश की वजह से परेशान है, इसलिए उसने इस वक्त रिया को अपने दिल की बात बताना सही नहीं समझा और आकाश रिया से नजरें मोड़कर वापस बाहर देखने लगा। वही रिया इस बात से परेशान थी कि उसे ओबरॉय मैंशन छोड़ने में अभी और वक्त था। साथ ही उसे ये भी ख्याल आया कि उसे अपने लिए नया घर भी ढूंढना था और घर का ख्याल आते ही रिया को अचानक गिन्नी की याद आई। रिया ने आकाश की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको वापस कर दूंगी। आकाश ने अपनी चेकबुक निकालकर उसमें साइन किया और चेक रिया को देते हुए कहा, तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए तुम ले लो। ये सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आकाश से कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। और फिर कुछ आगे जाकर रिया ने डीके से कहा, डीके प्लीज कार रोक दो, मुझे गिन्नी से कुछ काम है। वैसे भी आज यश इतनी जल्दी ऑफिस आने की हालत में नहीं होगा। यश का जिक्र आते ही रिया और आकाश ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर रिया कार से नीचे उतर गई। वही यश अभी भी गली के आवारा कुत्तों के बीच कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। उसे अपने चेहरे पर गीला गीला महसूस हुआ और जब उसने धीरे से अपनी आंख खोली तो उसने देखा एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था। यश ने कुत्ते को खुद से अलग किया और एक झटके के साथ उठा। अपने आप को कूड़े के ढेर में देख यश घबरा गया। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपना सिर मसलते हुए कहा, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? कल रात में रिया के साथ होटल से बाहर निकला था, मैं यहाँ कैसे आ गया? जैसे ही रिया गिन्नी के बुटीक में गई, उसने देखा गिन्नी मायूसी के साथ अपने बुटीक में बिखरे कांच के टुकड़ों को समेट रही थी। रिया को बुटीक में देख गिन्नी ने ठंडे लहजे में रिया से कहा, रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? रिया समझ गई थी कि गिन्नी उससे नाराज चल रही थी और फिर रिया ने गिन्नी से कहा, गिन्नी आर्यन को फोन करके बुटीक में बुला प्लीज, मुझे उसका हिसाब किताब करना है। ये सुनकर गिन्नी ने रिया की तरफ कौतूहल से देखा। कुछ देर बाद आर्यन गिन्नी के बुलावे पर बुटीक में आ गया। आर्यन ने देखा गिन्नी और रिया दोनों बुटीक के अंदर चेयर में बैठे हुए हैं। रिया को देखकर आर्यन खुश हो गया और उसने गिन्नी से कहा, गिन्नी, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आ गई है। तभी तुमने रिया को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है। ये कहते हुए आर्यन पास की ही चेयर पर बैठने लगा। रिया ने आर्यन को रोकते हुए कहा, आर्यन, ये गिन्नी का बुटीक है,
ना कि तुम्हारी अय्याशियों का अड्डा। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। ये सुनकर आर्यन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि रिया में इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया था। और फिर रिया ने आर्यन से कहा, आर्यन, जितना पैसा तुमने गिन्नी के बुटीक में खर्च किया था उसमें से काफी कुछ तुम तोड़ चुके हो। अब जो तुमने नहीं तोड़ा है उसी का पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। और हाँ, तुमने गिन्नी को ट्रिप पर ले जाकर उसका जितना टाइम बर्बाद किया है उसका पैसा भी कटेगा। रिया ने चेक आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। ये सुनकर आर्यन ने गुस्से में रिया से कहा, मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। 10 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। रिया ने चेक वापस लेते हुए कहा, तो ठीक है, मत लो। मैं तुम्हारी बुटीक में तोड़ फोड़ की वीडियो पुलिस के पास और सोशल मीडिया में डाल देती हूँ, फिर शायद तुम्हें पैसे लेने के बदले देने पड़ेंगे। ये सुनकर आर्यन ने गुस्से में चेक ले लिया और चलता बना। बुटीक से बाहर आने के बाद आर्यन ने मन ही मन कहा, गिन्नी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पर कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और इस रिया को बहुत जल्दी ही सबक सिखाऊंगा मैं। वही रिया ने बाकी के 5 लाख रुपए गिन्नी को देते हुए कहा, गिन्नी, तू इन पैसों से अपना बुटीक फिर से बना लेना और जब तेरे पास पैसे हो जाए तो वापस कर देना। गिन्नी ने रिया को गले लगा लिया। वही गिल हाउस में सिमरन ने अपने बिस्तर को फेंकते हुए गुस्से में अनीता से कहा, दादी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अनीता सिमरन के बेड पर बैठी हुई थी और जब सिमरन ने अपना बिस्तर फेंका उसे एक जोर का झटका लगा। हालांकि अनीता ने खुद को संभाल लिया और फिर उसने सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख सिमरन बेटा, जिद नहीं करते हैं, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते। उस लड़के के ब्रिटेन के प्रिंस से बहुत करीबी रिश्ते हैं। सिमरन ने गुस्से में अनीता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दादी, मुझे सब पता है आप उस लड़के से मेरी शादी क्यों करवा रही हो। आपको उस लड़के से बिजनेस में फायदा हो रहा है। अनीता ने सिमरन से कहा, हाँ, तो गलत क्या है इसमें? ओबरॉय से अच्छी फैमिली में जा रही है तू। सिमरन ने गुस्से में अनीता से कहा, दादी, मुझे अपने मुताबिक पार्टनर चुनने का पूरा हक है। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इस बार अनीता ने भी गुस्से में सिमरन से कहा, दिया था तुझे भी पार्टनर चुनने का हक, लेकिन किसको चुना तूने? उस आकाश को, जो ना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ना ही तुझसे प्यार करता है। ये सुनकर सिमरन गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपने कमरे में रखे हुए सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। सिमरन ने गुस्से में अपना महंगा लैपटॉप जमीन पर पटक दिया और घर में सजाई सभी महंगे महंगे डेकोरेटिव को तोड़ने लगी। फ्लावर वास का एक टुकड़ा अनीता के सिर पर जा लगा और अनीता के सिर से खून आने लगा। अनीता गुस्से में कमरे से बाहर गई और कुछ देर बाद 2 मेल हाउस स्टाफ के साथ कमरे में वापस आई। अनीता ने हाउस स्टाफ को सिमरन को पकड़ने का ऑर्डर दिया और सिमरन को घर से बाहर घसीटने के लिए कहा। हाउस स्टाफ झिझक के साथ सिमरन को घर से बाहर ले जाने लगे। सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाउस स्टाफ की पकड़ मजबूत थी। अनीता सिमरन से आगे आगे चल रही थी। उसने गुस्से में सिमरन से कहा, बहुत अय्याशी की आदत लग गई है तुझे। जब बाहर ठोकर खाएगी तब तुझे पैसों की और इंसान की अहमियत पता लगेगी। गिल हाउस के गेट पर आकर अनीता ने सिमरन को बाहर धक्का देते हुए कहा, सिमरन, अब तू इस घर में तभी वापस आएगी जब तू उस लड़के से शादी करने के लिए राजी होगी, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। अनीता ने गुस्से में गेट बंद कर दिया और अंदर चली गई। वही रिया यश की केबिन में पहुंच चुकी थी, लेकिन यश अभी भी ऑफिस नहीं आया था। और जब यश ऑफिस आया तो उसने चिल्लाते हुए रिया से कहा, रिया, कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? रिया ने अनजान बनते हुए यश से कहा, कल रात क्या हुआ था मतलब? यश, मैं कुछ समझी नहीं। यश ने रिया के दोनों कंधे पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, रिया, झूठ मत बोलो। मैं होटल से तुम्हारे साथ बाहर निकला था, बजाय घर जाने के मैं कूड़े के ढेर में कैसे पहुंचा? ये सुनकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। रिया के चेहरे पर हंसी देख यश को गुस्सा आ गया। रिया ने यश के सामने बात को संभालते हुए कहा, यश, कल तुम मेरे साथ कार में थे, लेकिन जब तुम बेहोश हुए तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने होटल के अंदर गई। मेरे वापस आने तक तुम कार में नहीं थे। मुझे लगा कि तुम नशे की हालत में ही घर चले गए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं की। ये सुनकर यश ने रिया का हाथ छोड़ दिया और परेशान होकर चेयर पर बैठते हुए कहा, मेरे साथ कल रात किसी ने कुछ तो गलत किया है और वो मैं पता लगा कर रहूंगा। ये सुनकर रिया घबरा गई और उसने यश का ध्यान बांटने के लिए यश से कहा, यश, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस बार हम तुम्हारा बर्थडे बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। रिया को अपने लिए कंसर्न दिखाते देख यश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई
और उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे आने वाला है? रिया ने मुस्कुराते हुए यश से कहा, यश, अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, इतना तो ध्यान रखना ही होगा ना मुझे। वैसे भी इस बार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। यश ने रिया के शरीर को घूरते हुए कहा। कैसा सरप्राइज रिया? रिया ने मुस्कुराते हुए यश से कहा, यश, उसके लिए तुम्हें अपने बर्थडे तक इंतजार करना होगा। ये सुनकर यश अंदर ही अंदर खुश हो गया और उसने कहा कि शायद रिया उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए राजी हो गई थी। क्या होगा यश के बर्थडे पर? क्या रिया यश को आकाश का झूठ बता देगी? क्या यश रिया और आकाश की चाल को समझ जाएगा? क्या यश जान पाएगा किसने उसे कूड़े के ढेर में फेंका? जानने के लिए सुनते रहिए बंद नहीं